नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनावों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों की आज खास बैठकें हुई हैं। एक तरफ लालू प्रसाद के घर पर तेजस्वी यादव ने उनके साथ बैठक की, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अभी बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक से पहले बिहार अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है वो जल्दी आपको बताना चाहता हूं। राजेश राम यहां कह रहे हैं कि जल्द ही सब बताया जाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए जरा राजेश राम को। जारी कर दी है राजेश राम के बाद बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। आप लोग कब तक करेंगे सारी बातें मीटिंग के बाद? थैंक यू। सर, क्या आरजेडी और आप लोगों के बीच में मीटिंग की है? तो सुन रहे थे आप, यहां राजेश राम कह रहे हैं सारी बैठकें मीटिंग के बाद। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इसके बाद हो सकता है कि अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हों, आगे इसी न्यूज पॉइंट को आगे बढ़ाएं, तब तक उधर से कुछ खबर आ जाए, कांग्रेस पार्टी की खबर आ जाए। इधर बीजेपी खेमे से जो खबरें आ रही हैं वो मोदी और शाह को परेशान करने वाली हैं। 2 दिन पहले बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर एनडीए आगे निकल गया और अब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। उस लिस्ट को जरा स्क्रीन पर ले आइए। आज एनडीए और खासकर बीजेपी ने 71, ये लिस्ट देखिए, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और इसमें 71 सीटों की यानी 71 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने आज जारी कर दी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन इतना सब अच्छा होता हुआ दिखने के बावजूद बीजेपी भीतर से डरी हुई है कि कहीं सहयोगी दलों की नाराजगी सारे किए कराए पर पानी न फेर दे। एक चिराग पासवान को खुश रखने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों को नाराज किया है। अब यह नजर आ रहा है कि इनका गुस्सा कहीं बगावत में न बदल जाए, तो मांझी और कुशवाहा की एक सीट बढ़ाने पर बीजेपी विचार कर रही है। यानी आप जानते हैं मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं और अब चूंकि इनकी नाराजगी है और कुशवाहा तो यहां तक कह रहे हैं कि जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, हमारे कई चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में अभी तक खाना तक नहीं बना। मगर क्या नीतीश कुमार को भी बीजेपी मना लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं मांझी और कुशवाहा के साथ साथ क्योंकि वो भी नाराज हैं और साइलेंट मोड में चले गए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक ऐसी बात कह दी है जो साफ तौर पर एनडीए में बगावत को दिखा रही है। बात करें आगे, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिएगा? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगा तो एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से, एक तरफ तो बोल रहे हैं, लेकिन मांझी ने सीधे धमकी दी है कि जिन सीटों पर उनका हक है वहां से वो अपने उम्मीदवार खड़े करके ही मानेंगे, खासकर बोधगया और मखदुमपुर दोनों जगहों से। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही हैं अभी आप सुन रहे थे, वो बीजेपी के लिए ज्यादा परेशान कर सकती है, चिंताजनक है। आपने सुना कि मांझी कह रहे हैं कि नीतीश के गुस्से से सहमत हूं, यानी नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, गुस्से में हैं। और आप जानते हैं कि जब नीतीश का मन नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं, वो पलटी मार जाते हैं। तो क्या नीतीश पलटी मारने वाले हैं? वैसे नीतीश कुमार अभी जो चुप्पी बढ़ते हुए हैं, क्या वो बिहार में आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है? यह भी बीजेपी को सोचना होगा। वैसे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बार बार 5 पांडव मजबूती से खड़े हैं वाला बयान दोहरा रहे हैं।
लेकिन हकीकत बता रही है कि बिहार चुनाव असल में बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े समुदाय लगातार बीजेपी से नाराज हो रहे हैं और देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो इनके गुस्से को और बढ़ा रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सहयोगियों को साथ नहीं रख पाई तो फिर उसकी विदाई तय रहेगी। वैसे आरजेडी नेता मृत्युंजय कुमार ने कहा ही है कि बिहार में खेला होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए जरा सुन लीजिए आरजेडी नेता मृत्युंजय कुमार को। ऐसी सीटें है जिसपे नाराजगी सभी सहयोगी दलों को है, किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया। अब उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया, पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, इस पर बड़ी खबरें चल रही हैं और बहुत सारे सवाल मीडिया के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन यहां पर महागठबंधन का एक धड़ा यानी कांग्रेस पार्टी, उसकी बैठक चल रही है और ये देखिए विजुअल्स आप देखिए, इसमें बिहार कांग्रेस के तमाम नेता आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहां हैं? सब पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक कहां गायब हो गए। राहुल गांधी दरअसल शिमला में हैं, आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में वो गए थे आईपीएस अधिकारी जिन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। और लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जब यहां बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए विजुअल, शिमला पहुंचे हुए हैं और शिमला से राहुल गांधी जुड़े हुए इस मीटिंग में वो भी शिरकत कर रहे हैं। शिमला से राहुल गांधी जुड़े हुए और सीईसी की जो बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, उस बैठक बिहार के लिए खासकर उस बैठक में राहुल गांधी शिमला से जुड़े हुए हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश राम, बिहार के तमाम नेता इस मीटिंग में हैं और ये तमाम नेता उधर बिहार में आगे क्या कुछ होगा, किसके हाथ में कमान होगी, ये सौंपने की कोशिश में गुत्थम गुत्था जो होता है, यानी पूरी बैठक से निकाल के कुछ न कुछ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो और दूसरी तरफ आपने देख लिया, मांझी को भी सुन लिया आपने, मृत्युंजय कुमार को सुन लिया आपने, राजेश राम को आपने सुन लिया आपने, इन तमाम नेताओं को और खासकर जो एनडीए में चल रहा है उसको आपने देख लिया। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उधर एनडीए में नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक एक सीटें देने की बात हो रही है। बीजेपी एक एक सीट दे सकती है। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? लेकिन मांझी ने, मैं थोड़ी सी बात रिपीट कर रहा हूं, यहां रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे थोड़ा आपको समझ में आएगा दोस्तों कि बिहार में एनडीए कर क्या रहा है। मांझी ने जो बात कही है, आज एक और तस्वीर आई, गोपाल मंडल जो जेडीयू के नेता हैं, टिकट न मिलने के कारण परेशान थे और वो आज धरने पर बैठ गए थे मुख्यमंत्री आवास के सामने। और ये देखिए धरना पर बैठे हुए थे, बाद में पुलिस आई और उठाकर गाड़ी में बैठाती है, लेकर चली जाती है। गोपाल मंडल साहब थाने पहुंच जाते हैं और यहां से उनको उठा लिया जाता है। ये हालत है बिहार एनडीए का और बिहार एनडीए की हालत आपको बता रहा हूं। लेकिन साथ साथ नीतीश बाबू ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये भी बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे ज्यादा एनडीए में अगर किसी पार्टी से दूसरे दलों को परेशानी है, अपने ही घटक दलों में, तो वो है चिराग पासवान की पार्टी।
चिराग पासवान को 29 सीटें देना। आप जानते हैं कि 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक सीट मात्र जीत कर आई थी उनकी पार्टी। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक सीट जो जीत कर आई थी उनकी पार्टी का जो एमएलए, वो चले गए जेडीयू में। आज की तारीख में चिराग पासवान खाली हाथ हैं, लेकिन 29 सीटें दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं क्योंकि लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 की 5 जीत कर ले आए, इसीलिए शायद उनको इतना भाव, इतना तवज्जो दिया गया है। लेकिन इससे मांझी और कुशवाहा की नाराजगी क्या जायज है या सही नहीं है, इन सब की भी चर्चा। और इन सब के बीच जो आप इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले ये जो आप देख रहे हैं सीईसी की बैठक, यहां से क्या कुछ निकल के आ रहा है, इन सब की बात करेंगे। और बात ये करेंगे, चर्चा ये करेंगे कि अब बिहार की सियासत में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, इसकी चर्चा। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। एक साथी प्रेम कुमार जी सीधे पटना से ही जुड़े हुए हैं, कार में हैं, पहुंच रहे होंगे अपने ठिकाने पे, उनके पास चलेंगे। और 3 साथी हमारे शकील जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और एक साथी हमारे अनिल सिन्हा जी, शायद उम्मीद करता हूं पुणे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार पर तगड़ी निगाहें रखे हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी थोड़ा स्टिल हो गए हैं, लेकिन आना चाहता हूं सबसे पहले शकील जी आपके पास। शकील जी, जरा आपसे समझूं, वीडियो आपका भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। शकील जी, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस जी, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस खेमे में? राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिमला से जुड़े हैं, और क्या आज ये जो तस्वीरें आप देखिए, क्या आज फैसला हो जाएगा? क्योंकि अब तो तारीख समाप्त हो रही है। जी राजीव जी, काफी टिकटों पर जो गठबंधन में कांग्रेस की पक्की सीटें समझी जा रही हैं, उन पे आज सीईसी अंतिम निर्णय ले लेगी। इसीलिए इस समय आज जो है ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है। सीईसी की ये दूसरी मीटिंग है। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस की होती है, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी ने बिहार जाके, जिले जिले जाके जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे मिलके, उनके बायोडाटा लेके, इंटरव्यू करके अपना पैनल बना के सीईसी के सामने पेश कर दिया है। सीईसी अंतिम सबसे बड़ी सर्वोच्च समिति होती है टिकट वितरण की। अब सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। करीब 2, 4, 5 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, लेकिन वो हो जाएगा। तो आरजेडी ने भी ये तय किया है, कांग्रेस ने भी ये तय किया है कि जो पक्की सीटें हैं, जिन पे आरजेडी को लड़ना ही लड़ना है, जिन पे कांग्रेस को लड़ना ही लड़ना है और बाकी दलों को लड़ना ही लड़ना है, वो अपने उम्मीदवार घोषित कर दें। क्योंकि फर्स्ट फेज के 17 तारीख तक ही नॉमिनेशन होना है। 3 दिन बचे हैं, आज 14 है, 15, 16, 17। कल सीपीआई एमएल ने पटना के दीघा में अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसी तरह बाकी लोग भी अब जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं। सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सूची आ गई। जी, सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवार घोषित कर दी। उसकी भी सीटें करीब करीब क्लियर है, और जिसकी भी सीट में 1 या 2 में जहां पेंच है, जहां मोलभाव होना है, सीट की अदला बदली होना है, तो उसको सर्वसम्मति से सबने रोक के रखा है। ये अच्छी बात है। कोई एक दूसरे के जहां विवाद की सीट है वहां अपने नाम घोषित नहीं कर रहा है। तो ये आज शाम से मतलब रात होता है हमारे यहाँ हिंदी में इसको कहते हैं, रात को या देर रात तक कांग्रेस अपनी 50 के करीब सीटों को फाइनल कर लेगी, और उनकी घोषणा हो सकता है रात को ही हो जाए, या हो सकता है कल सुबह हो जाए। और बाकी जो सीटें बची हैं उस पे एक और सीईसी की जरूरत होगी, जहां होगी। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल आज चंडीगढ़ गए थे, हरियाणा, परिवार से मिले वो वहां पे, और वहां पे उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही है कि पूरन कुमार
जो आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने आत्महत्या की है, उनकी वाइफ एक सर्विंग ऑफिसर है, वो आईएएस है। उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जल्दी से जल्दी उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया कि प्रधानमंत्री जी आपको और मुख्यमंत्री जी आपको इस मामले में न्याय दिलाना होगा, और जो अधिकारी थे जिनके खिलाफ पूरन कुमार लिख के गए हैं उन पे इमीडिएटली एक्शन करना होगा। राहुल ने कहा अरेस्ट कीजिए, पूछा उनसे सवाल, अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। उन्होंने बहुत सारी बात की, बड़े संवेदना के साथ वो परिवार के साथ मिले। उनकी 2 बेटियां हैं पूरन कुमार की, उन्होंने उनका जिक्र किया कि माँ और बेटी पर क्या असर पड़ रहा है, जिन्होंने अपने पापा को खोया है, पति को खोया है, ये समझ ही नहीं रहे। और उन्होंने कहा कि दलित कपल है और 10-15 साल से नहीं, सालों से सिस्टमेटिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ में। अफसर को डिमोरलाइज किया जा रहा था, कैरियर डैमेज किया जा रहा था, रेपुटेशन डैमेज की जा रही थी। और राहुल ने और लार्जर बात करी है, बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करी है। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं। उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो सबको मालूम है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के चीफ जस्टिस, आइए जरा सुन ही लेते हैं राहुल गांधी की बाइट। सुबह जब राहुल गांधी 10:30 बजे के लगभग, 11 बजे के लगभग पहुंचे वहां चंडीगढ़, और ये घटनाक्रम आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सुसाइड का मामला है और आईपीएस ऑफिसर, दलित आईपीएस ऑफिसर ने आत्महत्या की, और उसके बाद जो घटनाक्रम उन सबको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी में उस परिवार से मिलने राहुल गांधी आज पहुंचे, और उसके बाद चंडीगढ़ से राहुल गांधी शिमला पहुंचे। लेकिन चंडीगढ़ में जब गए इस परिवार से मिलने तो राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। देखिए विजुअल आपके सामने है, और क्या कुछ कहा है इसको सुन लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फिर बिहार शिफ्ट होंगे, बिहार की तरफ चलेंगे, लेकिन थोड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसका जिक्र कर रहे हैं शकील अख्तर जी, जरा सुन लीजिए। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। बीजेपी को हटा दिया गया है। तो सुन रहे थे शकील जी, यहां साफ साफ राहुल गांधी और ये कहते हुए, अपनी बात रखते हुए कि ये जो प्रेशर है इसको खत्म कीजिए। थोड़ी सी चर्चा इसको क्लोज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बिहार की। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। शकील जी। हाँ, तो ये राहुल यहाँ मिले, चर्चा ये करीब करीब क्लोज है। आपने मेजर पार्ट इसका सुना दिया जो राहुल की बाइट थी। मेजर पार्ट यही है। इसके बाद 2 या 3 सेंटेंस और थे राहुल के, उसमें से एक हमने बता दिया था कि सर्विंग ऑफिसर हैं, उनके ऊपर प्रेशर न बनाइए। तो राहुल यहीं से, चंडीगढ़ से शिमला चले गए। शिमला दरअसल कल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी गई थी। वीरभद्र सिंह की पहली वहां पे रिस्क के ऊपर शिमला के एक बड़ी आदमकद मूर्ति का अनावरण था। शिमला के लिए, हिमाचल के लिए बड़ा भावनात्मक मुद्दा था, इसलिए वहां से राहुल का जाना जरूरी था। दूसरी बात, सीईसी की मीटिंग में राहुल के शामिल होने की बात, जिसको लेके हमेशा चर्चा होती रहती है। राहुल गांधी आम तौर पे सीईसी की मीटिंगों में शामिल नहीं होते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी करती है, जिसको राहुल बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में नाम आते हैं, और उसके बाद सीईसी है। तो राहुल इसमें कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि इसको दे दो, इसको नहीं दे दो, क्योंकि उनका बहुत सिफारिशें आती हैं। वो कहते हैं मेरे लिए सब बराबर हैं। जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे टिकट मिलना चाहिए। जो कांग्रेसी कैंडिडेट होगा, मेहनत करने वाला होगा, उसको टिकट मिलना चाहिए। जो उसके पैरामीटर है वो पहले ही सारी कमेटियों के पास होते हैं। तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस इस बार जो है, ऐसा लग रहा है कि उपलब्ध अपने उम्मीदवारों में से बेहतरीन उम्मीदवार देने वाली है। जो शिकायतें आमतौर पे कांग्रेस के टिकट वितरण में होती है, शायद इस बार नहीं होंगी। वैसे तो हो सकती हैं। 3 दिन से यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में अकबर रोड पे लोगों का हुजूम बैठा हुआ है, नारे भी लग रहे हैं, आलोचनाएं भी हो रही हैं, जो सब कुछ होता है, वीडियो भी बन रहे हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है और पूरे सही तरीके से वो गठबंधन करने जा रही है। गठबंधन में, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा, जीत हार किसी पार्टी की इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार की जीत इंपॉर्टेंट है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर राहुल गांधी की सियासत, कांग्रेस पार्टी की सियासत की हम बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर बिहार चलें तो प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? मांझी क्यों नाराज हो गए? हालांकि उन्होंने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी से थोड़ी देर पहले कर दी। 6 सीटें उनको मिली हैं, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमारे चाहने वाले, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, कईयों के घर में तो अभी तक जिस दिन से घोषणा हुई है सीटों की, उस दिन से चूल्हा तक नहीं जला। लेकिन दूसरी तरफ आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की एक लंबी मीटिंग हुई है। सुनने में आ रहा था कि लालू यादव ने फॉर्म बी दे दिए कुछ कैंडिडेट्स को, लेकिन तेजस्वी यादव वापस ले लिए। चल क्या रहा है दोनों खेमों में? प्रेम कुमार जी। देखिए, रात भर गतिविधि सभी दफ्तरों में चली और ऑलमोस्ट जो भी जिन स्टेक होल्डर्स हैं कांग्रेस के, दूसरी पार्टियों के, दूसरे घटक दलों के, सब रात जाग कर गुजार रहे थे। और मैंने कई दफ्तरों में जाकर के हालात भी देखे। और आज भी जब बीजेपी की सूची जारी हुई तो मैं बीजेपी के दफ्तर भी जाकर देख रहा था। तो छोटा सा शेयर कर देता हूं वहां क्या पाया, फिर आपके प्रश्न पर आता हूं। वहां देखिए
एक तो सिंबल लेने वाले लोग थे और प्रदेश अध्यक्ष सिंबल दे रहे थे, भारी भारी से प्रत्याशियों का आना जाना जारी था। दूसरी तरफ ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिला है, उसमें नाराज वो लोग थे जो कि जिनका टिकट मिलने की चांसेस थे, जो पूर्व विधायक थे या कभी लड़े थे, उस तरह के लोग ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन वो लोग जो कि पहली बार उम्मीद कर रहे थे, एक दो उम्मीदवार जो प्रतिस्पर्धी होते उनमें से थे, तो उनको था कि चलो कोई मिल जाए, भरोसा दे दे आगे के लिए, तो वो थोड़ा बहुत इजहार कर रहे थे। तो ये माहौल मोटे तौर पर बीजेपी का आज के दफ्तर का ये हमें अब से थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले मैं वहां था, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ है सबसे ज्यादा टोकेटिव पॉइंट जो है, जो आपके प्रश्न से भी जुड़ा है कि हम नाराज क्यों हैं, जीतन राम मांझी नाराज क्यों हैं। इस नाराजगी की सबसे ये वजह कि 6 सीट मिली, ये तो एक वजह, लेकिन अगले को 29 कैसे मिल गई, ये सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है। यानी चिराग पासवान, जिसके बारे में खुद एनडीए के घटक दल जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये मान के चले थे कि यहाँ पर 22 सीटें चिराग पासवान को जाएंगी और दिल्ली में जाके वो 29 में कन्वर्ट हो गई, तो ऐसी सीटें जो जेडीयू की हैं वो भी चिराग पासवान को दे दी गई। तो इससे एक नाराजगी जेडीयू में भी है और इसमें भी, हम में और उपेंद्र कुशवाहा की, सब में यह नाराजगी का कारण है। जेडीयू में अतिरिक्त नाराजगी इस बात को लेकर है, जो बात कही गई कि संजय झा को उन्होंने बीती रात कमरे से बाहर कर दिया, तो उसकी मूल वजह ये टिकट नहीं है, टिकट से ज्यादा है कि हम सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का नाम घोषित क्यों नहीं हुआ, ये नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह है। तो ये अंदर में चल रहा है घमासान। इसके अलावा जो चिराग पासवान के लिए 29 सीटें घोषित हुई हैं, उनमें से 6 पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं और 4 पर तो बीजेपी ने भी दे दिए हैं, और कुल मिला के 12 सीटों पर एनडीए की ओर से उम्मीदवारी वहां घोषित हुई है जहां चिराग पासवान के 29 घोषित हैं। आप समझिए 29 में 12 हटा दीजिए तो 17 पहुंच गए चिराग पासवान। अब यह लड़ाई इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की के लिए क्या है कि चूंकि एलजेपी ने पिछली बार इनकी सीटें घटा दी थी, 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे और ये स्ट्राइक रेट करते हैं। उस समय तो 0 स्ट्राइक रेट, 1 जीते थे, लगभग 0 का स्ट्राइक रेट था। 135 में अगर 1 आप जीत रहे हैं तो 0.001 करके आता है। तो उसमें आप देखिए आज लोकसभा सीट की स्ट्राइक रेट कैसे गिना सकते हैं, उसमें तो जेडीयू का दावा है कि हमारी वजह से तुम जीते हो। तो इस तरह से स्ट्राइक रेट को जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सिटिंग सीट वो चिराग पासवान को क्यों देंगे, जो उनकी पार्टी को गट शॉर्ट कर रहा है उसको वो क्यों देंगे। तो सेक्रीफाइस होता है गठबंधन में, बीजेपी भी कर रही है और पहले भी बीजेपी ने जेडीयू के लिए किया है लोकसभा चुनाव, याद कीजिए तो। लेकिन कभी भी कोई पार्टी उस पार्टी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगी जो उसके खिलाफ और उसको घटाने मिटाने पे तुला हुआ हो। ये एनडीए खेमे में नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। महागठबंधन में अगर हम बात करें तो सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की सूची क्यों नहीं आ रही है। और कांग्रेस के साथ भी दिक्कत यही है कि अब जैसे कांग्रेस मटिहानी में भी उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। मटिहानी में आरजेडी ने बीजेपी से बुलाए हुए उम्मीदवार को घोषित कर दिया, लालू जी ने सिंबल दे दिया और वो सिंबल, ऐसे ही कई और सीटें ऐसी हैं। सीपीआई को भी इस तरह की दिक्कत है। कुल मिला के 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां एकदम से बात नहीं बन रही है। लेकिन अब जो सूचना है कि जिस पर एकदम से बात नहीं बन रही उसको छोड़ करके आज कम से कम एक सूची जारी कर दो, नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाए, ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है। आज जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव के बीच में बैठक हुई है, वो बैठक जरूर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हुई होगी, और लेकिन इसको हम लोग ये मान रहे हैं कि सिंबल से जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सिंबल बांटना जो है, एक मैसेज करना है, उसमें सिंबल बांटने को लेकर के आरजेडी ने एक लीड ले ली, ये मैसेज भी गया। आज बीजेपी की जो सूची आई है,
आज बीजेपी बोल रही सबसे पहले हमने सूची जारी कर दी महागठबंधन में, तो ये जो सबसे पहले वाली लड़ाई है उसमें लालू प्रसाद जी एक पारखी पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने संबंधों को भी उपकृत किया, पॉलिटिक्स को भी साधा, और उसके अलावा जो तेजस्वी को स्टेप लेना था गठबंधन बचाने के लिए, वो तेजस्वी स्टेप लेते दिखे। तो हमें इसमें लड़ाई नहीं दिखती है, रणनीति ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, एक और बात यह है कि जो पूरी लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए की, उस लड़ाई में महागठबंधन एक लीडिंग पोजीशन में आपको बस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि घोषणा नहीं हुई है। घोषणा जैसे होगी तो ये ठोस गठबंधन सामने दिखेगा बनिस्बत एनडीए के। एनडीए में एक दूसरे के खिलाफ इतने बगावत हैं, इतने विद्रोह हैं, वो एक दो दिन में संकलित हो जाएगा। हर जगह विरोध प्रदर्शन है और विरोध है, तो ये नजर आ रहा है। बिहार में कम से कम यहाँ पटना से तो हम इतना देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप चूंकि पटना में हैं और आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बातें यहाँ पे, आपके जो विश्लेषण हैं वो। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं दोनों? अभी आपने सुन लिया मांझी साहब की बाइट भी आपने सुनी। मांझी साहब को 6 सीटें मिली हैं और 6 में से 2 सीट जो उन्होंने दी हैं वो अपने परिवार के लोगों को, एक समधन ज्योति मांझी को बाराचट्टी से और इमामगंज सीट से अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये 6 में से 2 तो उनके परिवार के पास, और बाकी खुद तो सांसद हैं ही, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आगे और प्रमोशन होगा उनका केंद्र में अगर सत्ता पे काबिज हो गए तो, और लेकिन और सीटें चाहिए, नाराज हैं और कह रहे हैं वो कि गुस्सा नीतीश बाबू जो कर रहे हैं वो जायज़ है। नीतीश कुमार क्या सचमुच गुस्से में नजर आते हैं आपको, अनिल सिन्हा जी? देखिए, नीतीश जी की मानसिक हालत कैसी है मुझको मालूम। आवाज चली गई आपकी। सच में ये जो गुस्से वाली बात है वो उस स्थिति में है क्या कि इन चीजों को उस तरह से देख लें? अगर वो इस स्थिति में है या कोई उनकी तरफ से ये सारा कुछ कर रहा है और सच में उनका मतलब उनकी मानसिकता या उनके मन के हिसाब से जो चाहते वैसा ही चाहने वाला अगर कोई ये सब करवा रहा है या कर रहा है, तो ये बीजेपी के लिए डिफिकल्ट है। इतना देखिए, बीजेपी के ये जो पूरा पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे, जो बिहार की राजनीति जो अभी जो चुनाव की राजनीति है उसका जो परिदृश्य मुझको जो दिखाई देता है उसमें 1-2 चीजें हैं। बीजेपी 2 फ्रंट पर लड़ रही है। एक तो उसको महागठबंधन से लड़ रही है, दूसरा है वो नीतीश कुमार से लड़ रही है, और उसने वो ओल्ड फार्मूला और वो कंसिस्टेंट है 2019 मतलब 2020 से ही वो इस प्रयास में लगी हुई है कि जेडीयू को खत्म किया जाए, ताकि जो जेडीयू का वोट बैंक है और जो भी उसकी राजनीतिक विरासत है उसको ले लें। ये फाइट वो उन्होंने बहुत क्रूड ढंग से किया है, बहुत समझिए क्या कि बहुत निर्ममता पूर्वक, ये भी देखना चाहिए। और वो हमको लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है जेडीयू के लीडर्स के लिए। अब उसमें से जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है उनकी बात मैं नहीं जानता, लेकिन जेडीयू एज ए पार्टी उनको ये पक्का हो गया है, वो तो 2020 में ही हो गया था कि अब वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर बीजेपी के साथ चलेंगे। तो वो एक तरह का उनका क्लियर मैसेज भी है उनको भी और उनके लोगों को। तो जो भी है वो ऑर्गेनिक जो आप कहेंगे कि गठबंधन, वो नहीं बन पाएगा। चुनाव लड़ेंगे भी अगर वो साथ में तो भी नहीं बन पाएगा। बहुत फ्रेंडली फाइट्स होंगे, भीतरघात होंगे। बीजेपी पॉलिटिक्स के नाम पर जीरो है बिहार में, अपने को उसने कर लिया है, इसीलिए कि न कोई आइडियोलॉजिकल बैटल वो कर पा रही है और न वो जो मैनिपुलेशन है उसको कोई शेप देना, जिसको आप कहते हैं ढकने के लिए चादर ओढ़ाना, वो भी नहीं कर पा रही है। तो ये वेरी डिफिकल्ट जो मैं देखता हूं कि बहुत कठिन दौर से बीजेपी की राजनीति चली आई है। दूसरा महागठबंधन का सवाल है। लालू प्रसाद अभी भी ओल्ड मोड में है, 90s की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ही हैज टू चेंज। अगर ये हम लोग उन गठबंधन का भला चाहते हैं तो ये आरजेडी को हम लोगों को भी बताना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लोकसभा में उन्होंने बेड़ा गर्क करा दिया
महागठबंधन का, और यही करके कि टिकट बांटना शुरू कर दिया। ही शुड टेक रेस्ट, और अब वो उनको रेस्ट लेना चाहिए। उनका नाम है, उन्होंने फाइट किया है बीजेपी से, इसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसको अगर वो बचाए रखना चाहते हैं तो वो इंटरवेंशन छोड़ दें। वहाँ जो घटना हुई है रात में वापस लेने की जो सिंबल, वो घटना क्लियर इंडिकेशन है कि तेजस्वी एक गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई मनमानी नहीं करना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी का पुराना ये है, क्या कहते हैं कि अपने मन से चलना। न पार्टी में भी वो इसी तरह करते थे, गठबंधन में भी पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। ये जो है अब ना, ये उनको बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे वो तो नुकसान करेंगे, तेजस्वी का परमानेंट नुकसान करेंगे। गठबंधन का तो जो होना है वो होगा ही। ये एक तरह से समझौते की जो करके सबको लेकर के साथ उन्होंने CPI-ML की सीट पर भी एक सीट, मतलब अब ध्यान नहीं आ रहा है, किसी सीट पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया था वो। और वो उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट को भी जो है इसी तरह से रखना चाहते हैं इशारे पे। वहां पर एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, महागठबंधन चाहे कांग्रेस हो चाहे RJD हो, सबको जानना चाहिए कि आज अगर बिहार अगर जीत नहीं पाई है बीजेपी, तो इसके लिए लेफ्ट है उसके सामने। अदरवाइज ये लोग लूज कर चुके। सेम परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश में, खत्म हो गए। लेफ्ट नहीं था यहाँ, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में खत्म हो गए। पूरा बीजेपी रूल कर रही है। आज बीजेपी अगर सांप्रदायिक नहीं बना पाई बिहार को, और बिहार को कम्युनलाइज नहीं कर पाई, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स और वो जो विचारधारा है उसकी ताकत है। हम लोगों को सिर्फ इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि ये सीट दे दिया, वो सीट दे दिया, और जो है बहुत बल्ले बल्ले महागठबंधन। ये अगर पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह उनको करना चाहिए और चेंज करना होगा। किया मैं एक दो और लाइन आपको कहूं कि तेजस्वी वो सच में कर रहे हैं। तेजस्वी में पोटेंशियल भी है और वो कर रहे हैं। उन्होंने देखिए बहुत ही, मतलब मैं मानूंगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने बिहार की राजनीति को जो जिस तरह से फंसा दिया था SIR करके बीजेपी ने, और प्रशांत किशोर को ला करके सब कुछ को करके, वो लेफ्ट के भी उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन इन दोनों ने बहुत कायदे से, और महागठबंधन सब मिल करके, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी का लेना होगा कि इन्होंने उसको पब्लिक मूड को पूरा चेंज किया, SIR ढंग से किया। उसमें भी RJD के में थोड़ा था कि कितना समर्थन करना है कांग्रेस की मुहिम को, लेकिन अंत में उन्होंने साथ दिया, लेफ्ट पार्टी ने साथ दिया, सब मिलकर के एक SIR के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया। इससे बहुत डिस्क्रेडिट हो गई बीजेपी भी, और चुनाव आयोग को भी मतलब डिस्क्रेडिट भी है, और लोग सशक्त ये है, मतलब संदेह से देख रहे हैं, सचेत भी है। तो एक तो ये काम किया। फिर उसके बाद तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर किया। वो चले आए लेकर के बेरोजगारी का मुद्दा को, SIR का ट्रैक, अगर उसी ट्रैक पर चलते तो अभी चुनाव लड़ना मुश्किल होता, क्योंकि आप चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप चुनाव क्या लड़िएगा। तो उन्होंने तुरंत उसको ब्रेक किया और बेरोजगारी वाले मुद्दे को लेकर के उन्होंने लाया। और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, उसके पास विजन है वो लोगों को इकट्ठा करने की, ये मानना होगा। उन्होंने कहा कि सब किसी भी परिवार को जो नहीं है जिसके यहाँ सरकारी नौकरी, उनको देंगे। इसमें उन्होंने सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, ये सब कोई मुद्दा नहीं का, जो भी वंचित है उस सबको करेंगे। ये एक बहुत आइडियोलॉजिकली बहुत ही बड़ी चीज है। बिहार में एक रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है। युवक जो भी आप समझ रहे हैं कि कितनी दिक्कत है वहां का, चाहे सवर्ण है या ये क्या कहते हैं अवर्ण दलित जो भी है, वो सब सारा लोग सेम मतलब स्टैग्नेशन और ये सारी समस्याओं को झेल रहा है। तो एक जरूरत इस बात की भी है कि एक क्लास के तरीके से, मतलब जो वंचित लोग हैं उनको साथ में इकट्ठा किया जाए। इसमें जो बेरोजगारी वाला है उसमें निश्चित तौर पर एक बहुत ही दूरदृष्टि से काम लिया है तेजस्वी ने, और पूरा स्लोगन को और ये जो ये
ये क्या कहते हैं इस मुद्दे को उठाने का जो तरीका बनाया वो है। तो ये जो है चेंज है, मुझको लग रहा है क्या कि हो जाएगा इनका सारा कुछ, ये ऑर्गेनिक ये है क्या कहते हैं जो मुद्दों पर है, जो अपॉर्चुनिज्म से बाहर है, बिहार की समस्याओं को लेकर के। इसलिए महागठबंधन की पॉलिटिक्स को रोकना, बीजेपी को या तोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, महागठबंधन को रोकना और बीजेपी को तोड़ना बीजेपी के लिए कि महागठबंधन को तोड़ लिया जाए ये संभव नहीं। लेकिन एक तरफ बीजेपी अब सीधे चुनौती पेश करती हुई नीतीश कुमार को, ये साफ दिखता है। इसीलिए नीतीश बाबू जो हैं वो थोड़ा सा भटके हुए दूसरे राह पर दिखाई देते हैं और थोड़ा गुस्सा भी नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की इस वक्त कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस का कहना है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। यानी आज घोषणा एनी हाउ होगी, ये खबर आ रही है। अमलेंदु जी, घोषणा होगी, सब कुछ धैर्य रखिए, बिहार कांग्रेस का कहना है और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या ऑलरेडी, अगर इसी महागठबंधन की बात करें तो क्या महागठबंधन ने देर कर दी या अभी तक सब कुछ ठीक है? क्योंकि सीपीआई एमएल यानी माले ने 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। माले ने 18 सीटों की घोषणा कर दी है, तो लगता ही है कि माले को जो सीटों पर सहमति बन गई होगी उनकी उन्होंने घोषणा कर दी कि जिन सीटों पर सहमति बन गई उनकी घोषणा कर दी गई। और लगता ये है कि शायद कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो इसी वजह से मामला रुका हुआ है। और जैसा कि कहा है बिहार कांग्रेस ने कि धैर्य रखिए, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। तो सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है सीईसी की बैठक के बाद कोई सूची कांग्रेस की भी आ जाए और उसके बाद फिर आरजेडी की भी कोई सूची आ जाए। लगता है राजीव जी कोई संयुक्त घोषणा जो है वो नहीं होगी, जिस तरीके से एनडीए ने कर दिया कि 101 पे नीतीश कुमार लड़ेंगे और बिना नीतीश कुमार से पूछे हुए घोषणा हो गई कि 101 पे लड़ेंगे जनता दल यू। नीतीश कुमार राजीव जी उसके बाद से एक शब्द नहीं बोले हैं जब से ये घोषणा हुई है कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों के तो बयान आ रहे हैं, खासतौर से संजय झा के बयान आ रहे हैं, ललन सिंह के बयान आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बयान नीतीश कुमार का नहीं आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार के घर के बाहर से पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को धक्के मार मार के निकाला गया, और जिनको धक्के मार मार के निकाला गया वो सीधे सीधे कह रहे थे कि ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा ने पार्टी को बीजेपी के हाथों बेच दिया। ये इस तरीके के विजुअल राजीव जी तैर रहे हैं। और जो सब हैं वो सब कह रहे थे कि हम लोग समता पार्टी और जनता दल यू के हम संस्थापक सदस्य हैं। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जनता दल यू जो है उसके अंदर संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जो ये संजय झा एंड कंपनी है इसके खिलाफ भी एक विद्रोह की स्थिति वहां उत्पन्न हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संजय झा और ललन सिंह के जरिए अपना काम सीधा कर लिया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस सदमे को बर्दाश्त कर लेंगे या बीजेपी की ये चाल है इसको बर्दाश्त कर लेंगे? सवाल राजीव जी यहाँ पे आकर खड़ा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी जनता दल यू से ज्यादा सीटें जीत कर आई तो किसी भी हाल में जो कल को जो परिस्थितियां बनेगी, सरकार बने या ना बने, लेकिन अगर कोई सरकार बनने की स्थिति होती है तो नीतीश कुमार का नंबर नहीं आएगा। इस बात को नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इसलिए राजीव जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो, ये तीनों लोग चिराग पासवान और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हर संभव जो है वो करेंगे। तो ये राजीव जी समझ में आने लगा है। तो इसलिए गठबंधन होते हुए भी गठबंधन नहीं रह गया है। जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें साफ तौर पर है कि अगर 10 सीटों पर कोई लड़ाई की स्थिति है और समझौता नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि कुछ कम ज्यादा करके समझौता हो जाए। नहीं भी होता है तो फ्रेंडली फाइट भी बहुत सी जगह पर होती है, तो फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। झारखंड की एक फ्रेंडली फाइट भी थी, तो ये फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। इसलिए अगर परिस्थितियां बनती है, सत्य अगर दावे मौजूद है तो वो हो सकता है। लेकिन महागठबंधन का कोई भी दल एक दूसरे को निपटाने के लिए काम नहीं करेगा, यह राजीव जी पक्का है। और अब जो बिहार की राजनीति है मुझे लगता है कि पूरे तरीके से बीजेपी ने जो अपनी दिशा बिछाई थी, जो जाल बिछाया था, बीजेपी अपने ही जाल में राजीव जी। आपकी आवाज थोड़ी सी बीच बीच में हल्की हो जा रही है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए आप अमलेंदु जी। जी राजीव जी, तो जो बीजेपी ने जो अपना जाल बिछाया है
उस जाल में बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। वो एक गाना जो है ना कि जो है शिकारी उन्हें खेल हम सिखाएंगे और अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, तो इसी स्थिति में बीजेपी पहुंच गई है कि अपने ही जाल में शिकारी जो है वो फंसने वाला है। राजीव जी, बिहार का चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। जी, बिहार का चुनाव मजेदार होने वाला बिल्कुल होगा। कोई भी चुनाव मजेदार होता है, लेकिन बिहार का चुनाव मजेदार इसलिए भी है, ज्यादा मजेदार इसलिए है कि 2-3 पहलू यहां पर जो सामने पहले से हम लोगों ने देखा है। और कुछ मजेदार खबरें सुनाने के लिए प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं, पटना में हैं आज शायद। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। पटना पहुंच गए? जी, अरे आपकी आवाज भी अभी शानदार आ रही है। क्या कुछ देख रहे हैं आप? पूरा सीमांचल घूम के आ रहे हैं और 3-4 पार्ट ऑलरेडी बिहार में घूम लिए आप। क्या कुछ देख रहे हैं प्रशांत जी? क्या कुछ है? और सबसे बड़ी चीज कि नीतीश बाबू कहाँ हैं आखिर? देखिए राजीव जी, अब मेरी आवाज आ रही है आज? ठीक? जी जी, अच्छी आ रही है। हाँ, तो देखिए बिहार में अभी सड़कों पे गहमा गहमी नहीं है, पोस्टरबाजी नहीं है, बैनरबाजी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बातचीत बहुत है। और मुझे जो 2-3 चीज़ें दिखाई दी, एक तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने तैयारी कर रखी थी SIR के खिलाफ, उसमें गुस्सा भी है और उसमें लोगों ने जी जान लगा के बहुत सारे लोगों के नाम रिटेन भी करवाए हैं और वो संघर्ष अभी भी जारी है लोगों का। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुस्सा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो सारे कागज को इनको थोपे गए। वो दूसरी एक बात जो मैंने देखी वो ये कि तमाम बैंकों के सामने सुबह सुबह से महिलाओं की लाइनें लगती हैं और उसमें से कुछ से बात भी की मैंने। अब वो महिलाओं की जो लाइन है वो निश्चित तौर पे वो 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार ने अनाउंस किए उसी की लाइन है। और उसमें राजीव जी बहुत सी महिलाओं को उसमें भी नाराज़गी है, बहुत सी महिलाओं उसमें खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनके हाथ में 10,000 नहीं आ रहा है, उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बीच में एजेंट हैं, बीच में दलाल हैं और उनको भी तो वो इफेक्टिवली उनको 7,500 7,000 रुपये ही उनके हाथ में आ पा रहा है, वो भी तमाम पापड़ बेलने के बाद इस दफ्तर जाओ, उस दफ्तर जाओ, वो कागज बनवाओ, ये कागज बनवाओ, ये सब हो रहा है। तो इस बीच ये सारी चीज़ें भी हैं और मुद्दे दूसरे मुद्दे जो युवाओं के मुद्दे हैं, खासकर पेपर लीक, बेरोजगारी, वो सारे मुद्दे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से अभी भी प्रभावित है, वहाँ के मुद्दे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और चुनावी गहमा गहमी अभी चालू नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात ये बताइए कि ये जो आप अभी कह रहे हैं कि महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है? यानी 10,000 रुपये का असर है क्या महिलाओं पे? मैं वही बता रहा था कि वो एक कंस्टिट्यूंसी है नीतीश कुमार जिसको रिटेन करना चाहते हैं और उसमें मैं कहूँगा कि कुछ हद तक कामयाब भी हैं, लेकिन वहाँ पे नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। नाराज़गी किस बात की? कि उनके हाथ में 10,000 का 10,000 नहीं आ रहा है, उनको बहुत भटकना पड़ रहा है और फिर सबको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी महिलाओं जिनसे मैंने बात किया उसमें नहीं मिला। सड़क चलते आप पूछ ले किसी भी महिला से या घरों में जाके या बाजार में, तो बहुत सी महिलाओं को नहीं मिला है और उनको बहुत सी महिलाओं को जानकारी भी नहीं है। जिनको जानकारी है वो जो बैंकों की लाइनों में लगी हैं सुबह से, उनमें भी नाराज़गी इसलिए क्योंकि बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, नाराज़गी इसलिए कि उनको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, बीच में दलाल खा जाते हैं, नाराज़गी इसलिए कि तमाम तरीके कागज़ की डिमांड हो रही है, वो कागज़ भी है का पेट भरने के लिए वो इधर उधर घूम रही, ये समस्याएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक झटके में कोई चीज़ जो हमको दिल्ली में बैठ के लगता है कि कुछ अनाउंस हो गई और बटन दबाओ सबके खाते में 10,000 रुपये पहुँच गया और सब जो है बड़ा खुश है, हर्षोल्लास में है और वो पैसे जाके लाइन लगा के, जैसे बैंकों में लाइन लगाया वो पोलिंग बूथ में लाइन लगा के वोट, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल।
लेकिन एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि महागठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? प्रशांत जी गठबंधन में जी 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 आवाज आपकी फिर चली गई है। दोबारा आता हूं। हाँ प्रशांत जी, अब ठीक है। आप महागठबंधन को लेकर यानी इंडिया गठबंधन को लेकर आम जनता क्या कह रही है? देखिए, बहुत सारा उसमें जो उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, चाहे वो आरजेडी चाहे वो है, वो अपनी जगह पे है, उसमें उत्साह है। बल्कि इस बार पोलिंग परसेंटेज महागठबंधन की कंस्टिट्यूएंसीज का बढ़ने जा रहा है। तो जो बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम महिलाएं वो कम वोट देती थी, इस बार वोट देंगी, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत हतोत्साहित होगा, लेकिन किया जाएगा उनको, लेकिन वो वोट देंगी। तो इसका एक बड़ी तैयारी मुझे महागठबंधन में समाज की तरफ से दिखाई दे रही है कि बढ़ चढ़ के वोट देना है जी। दूसरी बात जो दिखाई दी, जो कल कोर्ट ने किया, लालू प्रसाद यादव देखिए रिट्रीट कर चुके थे, ठीक है, उन्होंने नाम घोषित कर दिए और फिर वो कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव एक्टिव राजनीति से रिट्रीट कर चुके थे। राउज एवेन्यूज के सीबीआई कोर्ट ने जो ये कल फैसला सुनाया, उसमें लालू प्रसाद यादव वापस बिहार की राजनीति के केंद्र में जाके खड़ा, और लालू प्रसाद की बहुत इज्जत है, बहुत उनका सम्मान है, और आवाज कट रही वो है जी जो है जी प्रशांत जी, ये जो है जी, तो ये फैसला जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया जैसा समझा जा रहा है। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी जुड़ गए एक बार जल्दी से। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास भी महागठबंधन को लेकर और उसमें भी इस बंटवारे, टिकट बंटवारे में जो देरी हो रही है, इसको लेकर भी बातें हो रही हैं क्या? बिल्कुल बातें हो रही हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में है कि दोनों ही की बातें हो रही, तो एक दूसरे से कैंसिलेशन वाली स्थिति है कि भाई एनडीए में भी ऐसा ही है, महागठबंधन में भी ऐसा ही है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि घटक दलों के बीच कार्यकर्ताओं में, दफ्तरों में ज्यादा बातें हो रही हैं कि क्या होने वाला है। तो हमें लगता है ये सब एक दो दिन का खेल है, जिसमें कि गठबंधन बच जाए ये जरूरी है, एक कॉमन नाम आ जाए, उसके बाद बाकी चीजों पर, मुद्दों पर चुनाव होंगे। और नॉमिनेशन फाइल करने का कल से बीजेपी की तरफ से तो सब शुरू हो ही रहा है, लेकिन महागठबंधन भी चाहता है कि हम इसमें पीछे न रहें। इसलिए चर्चा यह है कि आज कांग्रेस और आरजेडी अपनी अपनी सूची जरूर लेकर आएगी, कुछ उसमें नाम होंगे, और कल तक पूरी पहले दौर की जो है लिस्ट, उसमें आ जाना चाहिए पहले दौर में। तो ये चीज है, जनता के बीच सबका ध्यान तो इसी बात पे है कि किसको कहाँ टिकट मिल रहा है। अपने क्षेत्र के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, वहां कंटेस्ट कैसा बन रहा है, ये सबकी नजर जनसुराज पर भी है, और महागठबंधन का कोई एक उम्मीदवार कौन होता है, अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो फिर कोई फायदा है। यही बात एनडीए के लिए भी बोली जा सकती है, मगर ध्यान वाली बात यही है, इसमें कोई बहुत ये नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन फाइल होने की तारीख है, तो ऐसे में क्लियर कट जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आएंगे तो चॉइसेस भी उतने स्पष्ट रूप से सामने नहीं आएंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स का भी अपना महत्व होता है, समीकरण, जातीय समीकरण का भी अपना महत्व होता है। तो वो चीजें बनने लगी हैं जैसे जैसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो अभी चूंकि एनडीए का आया है, जनसुराज का आया है, महागठबंधन का नहीं आया है, तो सबको इंतजार है, रिएक्शन के बजाय इंतजार है कि कब उनका नाम जो है प्रत्याशियों का आता है। जी शकील जी से पूछता हूं जरा। शकील जी, क्या मीटिंग अभी चल ही रही है सीईसी की? क्या कुछ निकल के आ रहा है वहां से, कांग्रेस मुख्यालय से? मीटिंग अभी चल रही है जी। मीटिंग खत्म होने के बाद देर रात तक ही अगर आज हुआ तो नाम आ पाएंगे, नहीं तो कल सुबह आएंगे। देखिए, एक बात हम बता दें
कि गठबंधन में ये सब स्वाभाविक होता है, हमेशा से होता आया है। बीजेपी ने जल्दबाजी करी, उसके परिणाम अब सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उस बड़ी पार्टी का बिहार में कितना विरोध हो रहा है। नंबर 2, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अकेले चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है बिहार में। तो कांग्रेस में या आरजेडी में अधिकांश टिकट किसको मिलेंगे, करीब 80% 90% ये स्थानीय लोगों को सबको मालूम है। वो फोन कर करके बता रहे हैं, कह रहे हैं आप छाप दीजिए, लेकिन हम लोग छाप नहीं सकते उनको। तो जो वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो पैनल में नाम आए हैं, वो ज्यादातर सबको मालूम पड़ चुके हैं कि यहाँ इसको मिलेगा, यहाँ इसको मिलेगा, यहाँ इसको मिलेगा। लेकिन गठबंधन की अपनी शर्तें होती हैं, मजबूरियां होती हैं, उसकी वजह से अभी जो है कांग्रेस अपने नामों को घोषित नहीं कर रही है। लेकिन आज करीब 50 नाम वो फाइनल कर देगी और उनकी घोषणा जो है वो जल्दी कर देगी। राजीव जी, हम आपको बताएं कि नाम वापसी जिस दिन होती थी उसकी सुबह तक टिकट अनाउंस होते थे जी। उन दिनों तो ये फोन और ये सब नहीं हुआ करते थे। रात के 12 बजे और कई बार 2 बजे एआईसीसी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता था कांग्रेस को। और थोड़े से प्रेस नोट लेके आती थी वो, उस टाइम जितनी जल्दी हो जाए। छीना झपटी मचती थी, अखबार रुका रहता था और रात को ले जाके देते थे। तो ये सब जो है कांग्रेस के लिए तो कोई खास बात नहीं है। मीडिया इसको अपने तरीके से उछालता है, गोदी मीडिया बहुत उछाल रहा है, गोदी मीडिया के लिए बड़ा इशू हो गया। मैं जनता का जहां तक सवाल है उसको करीब करीब सब मालूम है। दूसरी बात जो खास बात है वो ये है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने यहां से लोगों को ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। केवल दिल्ली से नहीं, देश भर से लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग पहुंच चुके हैं, उनके टिकट कराए जा रहे हैं और उन्हें जो है यहां से ले जाया जा रहा है। और उसमें एक मजेदार बात यह है कि जो लोग अपने कामकाज की वजह से, किसी और वजह से जाने के इच्छुक नहीं हैं, या ये भी हो सकता है बार्गेनिंग कर रहे हो वो कि खाली आने जाने का किराया ही दे रहे हो, थोड़ा सा पैसा दे रहे हो, ज्यादा नहीं दे रहे हो, उन्हें सब मालूम है कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने इस चुनाव में वोट नहीं दिया तो तुम्हें बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि इस चुनाव में जो वोट नहीं देगा उसे बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा। तो बीजेपी अपनी तरफ से इस बार कोई कोर कसर रखने वाली नहीं है। मगर बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी देश के होने का दावा करने के बाद बिहार के अंदर आज भी उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले जी। अगर आप मान लें कि नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं या कर गए तो फिर बिहार में बीजेपी की हालत बहुत खराब हो जाएगी, अगर ऐसा हो गया तो जी। तो ये जो चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग है। महागठबंधन बहुत अच्छी तरह लड़ रहा है। लास्ट में जब ये 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा सारे टिकटों का, सीट शेयरिंग का, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि कौन सा मुद्दा जनता के बीच कौन स्टेब्लिश कर पाता है। बीजेपी परसेप्शन के खेल में माहिर है, वो फिर शुरू करेगी घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान। अमित शाह बता रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, कितना हिंदू कितना मुसलमान, 47, 57, 51 सब। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये तीनों किस तरह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उनके बीच स्टेब्लिश कर पाते हैं। उठाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल है स्टेब्लिश करना। जैसे अभी तेजस्वी का यह मुद्दा जनता के बीच चल गया है, एक परिवार में एक नौकरी, बिना किसी भेदभाव के। और राहुल इससे पहले कह चुके थे कि गरीब सवर्णों के हितों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे मुद्दे आज की तारीख में बहुत जरूरी हैं। अगर लालू जी से किसी की नाराजगी है या लालू जी के कोई विरोध में आता है तो उसका कारण एक ही है कि वो जातिगत आधार पर लोग ये कहते हैं कि लालू जी ने सवर्ण समाज का विरोध किया था। एक भूरा बाल की बात करते हैं वो, जिसको लालू जी कई बार खंडन कर चुके हैं कि मैंने कभी नहीं कहा था, गलत बात है। तो अब तेजस्वी और राहुल अगर ये काम करते हैं तो सवर्ण वोट का एक हिस्सा जो है वो महागठबंधन को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नौकरी, रोजगार, पलायन, ये मुद्दा वहां भी बड़ा जबरदस्त है। जो बिहार के बाहर देश भर में आए हुए हैं उनसे कोई भी बात कर सकता है, हम बात करते रहते हैं।
उसमें सिर्फ जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा ही नहीं है, दलित ही नहीं है, उसमें सवर्णों का बहुत बड़ा मुद्दा है, सवर्णों की बहुत बड़ी संख्या है उसमें, और वो सब चाहते हैं कि बिहार वापस जाके रहे वो। तो इसलिए जो है अगर गरीब सवर्ण की बात राहुल गांधी करते हैं, तेजस्वी ये कहते हैं बिना किसी भेदभाव के सबको एक परिवार में एक नौकरी दी जाएगी, तो ये मुद्दा वहां पे चल सकता है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा खास मुद्दा है, वहां पे हमने पहले भी कहा, जो बहुत ही चर्चा में नहीं आ पा रहा है, वो है जमीन के मामलों में भ्रष्टाचार का। नीतीश कुमार सरकार ने, सरकार का काम है, जमीनों का जो सर्वे शुरू किया है, उस सर्वे ने वहां पे सबको तोड़ दिया है। पहली बार बिहार के लोग कहते हैं कि इस तरह हमसे पटवारी, नजूल ऑफिसर और दूसरे जमीन से जुड़े हुए अधिकारी, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे शहर की मकान की भूमि हो, उनके कागजात दिखाओ, बाप दादा के कागजात दिखाओ, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसको लेके सबको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो है किस तरह से महागठबंधन उठा पाएगा, इस पे ही चुनाव निर्भर करेगा। जी राज जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा अनिल जी आपसे दो सवाल दोनों जुड़े हुए। एक तो ये बताइए कि महागठबंधन की देरी, इसका कोई फर्क पड़ते हुए आप देखते हैं? हालांकि इस पे हमारे साथी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपसे भी समझना चाहता हूं। दूसरी बात, नीतीश कुमार का यहां डाउन होना, ये महागठबंधन के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा? एक दो चीजें पहले मैं करना चाहता हूं जो मेरे मन में है, वो ये कि बीजेपी के बारे में और अमित शाह खासकर के बारे में ये था कि बहुत मास्टरमाइंड टाइप के हैं, लेकिन जो वहां अभी चल रहा है एनडीए में, उससे लग रहा है कि मास्टरमाइंड टाइप के एकदम नहीं है। मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इतना मिसमैनेज कर लिया कि अभी एनडीए में दो खेमा साफ दिख रहा है। एक खेमा वो है जो बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान, और तीसरे अब जो न्यू अलाइनमेंट हुआ है, रीअलाइनमेंट, उसमें मांझी, कुशवाहा मांझी और नीतीश कुमार एक साथ है। एकदम क्लियर कट डिवाइड हो गया है एनडीए के अंदर, एक पॉलिटिकल डिवाइड जो कि खेमा क्लियर है। ये जो है ये नीचे भी ट्रांसलेट होने वाला है। ये नीचे ट्रांसलेट होगा क्या कि जो वोट का है वो वोट का भी रीअलाइनमेंट हो जाएगा, सोशल इक्वेशन का। तो विद इन एनडीए ये एक दूसरे को हराने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी बात एक और है कि उनके दिमाग में क्लियर है अब कि उनके पास चीफ मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट नहीं है, और नीतीश की जो ये मतलब शारीरिक स्थिति है, जो उनकी जो मेडिकल कंडीशंस है, उससे लग नहीं रहा है कि उसको दोबारा वो देंगे, और देना भी नहीं है, उनको जेडीयू को खत्म करना है। तो चिराग पासवान को प्रॉक्सी के रूप में कैंडिडेट कर रहे हैं कि अगर कोई ये क्या दलित चीफ मिनिस्टर भी बताएंगे और इसको, तो हो सकता है कि मिड इलेक्शन के बीच में उसको प्रोजेक्ट भी करें। तो प्रॉक्सीज के जरिए काम कर रहे हैं। तो पूरा फेल्ड जो है ये क्या कहते हैं नैरेटिव, और फेल्ड ये कर रहे हैं। घुसपैठिया वाला कुछ ज्यादा, ऑपरेशन सिंदूर और घुसपैठिया दोनों बिहार को टारगेट मतलब ध्यान में रख के किया था। दोनों का कोई ज्यादा कुछ ट्रैक्शन नहीं है, वो कुछ उठ नहीं पाया। अब है क्या कि जो नीतीश का डाउन होना बोल रहे हैं, क्लियर कट जो नीतीश और लालू के का जो इक्वेशंस रहे हैं वो खट्टा मीठा, उसमें जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो दोनों के जो फॉलोवर्स हैं वो एक दूसरे की ओर देखना शुरू करते हैं। ये एक पॉलिटिकल रियलिटी लंबे समय से है कि उनका कहना है देखिए नीतीश के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये लालू के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं, और यही नीतीश के लोगों का भी है। उस तरह से उन लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी भले है, लेकिन दुश्मनी नहीं है जैसी बीजेपी के साथ अब बाकी लोगों की है। तो ये अंततः जो नीतीश के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, ये ट्रांसलेट होगा उसमें भी, वोटिंग पैटर्न में भी। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं लड़े बीजेपी के साथ कंधा में कंधा मिला करके, वो खुद एक कैंडिडेट है, ये मान लीजिए चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार बिहार के सबसे बड़े कैंडिडेट हैं चुनाव में, ये मान लीजिए, क्योंकि वो चुनाव किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं चुनाव आयोग के लिए। बाकी लोगों का नाम काट करके काउंटिंग में करेंगे, ये डीएम कलेक्टर को ये प्रभावित करेंगे। तो चुनाव अगर ज्ञानेश कुमार मैदान से अगर न्यूट्रलाइज हो गए, जो कि कहा प्रशांत जी ने कि लोग बहुत अलर्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी।
और ये गठबंधन की सीट का जहां तक सवाल है उससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो ये अलाइनमेंट हुआ है, सोशल अलाइनमेंट, ये जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट ग्राउंड के जगह पर वो इश्यूज और के आधार पर है और वो होना नहीं है। लेफ्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेफ्ट का तो अपना वोट बैंक है, अपनी ताकत है, उनको कोई फर्क नहीं आने वाला है। कांग्रेस ने भी एक ये किया है, अपनी पोजीशन बनाई है, स्ट्रक्चरली भी काफी कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। आरजेडी का पहले से है, तो वो एक ऑर्गेनिक में, जो मैंने कहा वही दोहराऊंगा कि एक ऑर्गेनिक गठबंधन है जिसका मुकाबला उनके लिए पैसे के अलावा, ये सही कहा शकील जी ने, पूरा पैसा झोंक दिया है और उसके बाद वो अब सब बहाल मतलब वो चालू है उनका, और वो लगाएंगे और चुनाव आयोग लगाएंगे और हिंदू मुस्लिम का प्रयास करेंगे। जो कुछ सीटों पर एक आध फेज में कभी हो सकता है कि ले टर्न, लेकिन पिछले बार का जो हो चुका है वो इस बार नहीं होगा। इस बार 2-3 चीजें जो नहीं होने वाली है कि जैसे ओवैसी कोई जो 5 सीटें आ गई थी, इस बार ओवैसी 0 रहेंगे। पीके जितना वोट काटेंगे महागठबंधन का, इसका महागठबंधन का उतना ही अगर कटा तो उनका भी वोट काटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें उनके भी मतलब ईबीसी कैंडिडेट्स है बड़ी संख्या में, ये है ऊंची जाति के लोग हैं, वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो मतलब दुधारी तलवार है। ये भी मैं मानता हूं कि जो अमित शाह के बारे में या जो बीजेपी के बारे में हमारा परसेप्शन था कि बहुत ही मास्टरमाइंड है, बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत जो है शातिर है, वो हमको लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि वो पीके का करेंगे, पीके जितना नुकसान इधर करने वाला है उधर ही भी करेगा। तो कौन सी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? आप न जमीन पर कोई पॉलिटिक्स कर पा रहे हैं नहीं। हाँ, मैनिपुलेशन, धमकाना। अब ये देखिए, ये जो लालू जी के खिलाफ किया है, लालू जी के खिलाफ जो ये मुकदमा वाला है उसका फायदा होगा। और ये इतने समय से बैठे हुए हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास यही सब औजार रह गए हैं। ये एक मतलब बीजेपी के लोगों को भी समझना चाहिए कि उनकी लीडरशिप कितना बैंकरप्ट हो गई कि पॉलिटिक्स करने में अक्षम हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, जरा आपसे भी ये समझना चाहता हूं कि ज्ञानेश बाबू जो हैं वो कितने बड़े कैंडिडेट दिखाई देते हैं बिहार में, यानी चुनाव आयोग? निश्चित तौर पे राजीव जी वो कैंडिडेट हैं और उनकी पूरी तैयारी थी एसआईआर को लेके। लेकिन मैं जब 4 दिन से बिहार में हूँ और मैं दरभंगा, मोतिहारी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, अररिया के बाद पटना पहुँचा हूँ, जो मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन के एसआईआर का मुकाबला किया और जो चीज़ उनके हाथ में थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक जो है न्यूट्रलाइज कर लिया, काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुआ कि वोटर डिलीशन के मामले पर तो काफ़ी लोगों ने अपना काम कर लिया है। लेकिन वोटर एडिशन जो हुआ है वो किन लोगों के नाम जोड़े गए, वो 21 लाख लोग कौन हैं, वो कहाँ के हैं, जिसमें कि 4.5 लाख लोग तो बगैर फॉर्म 6 के भी हैं। तो ये जो वोटर एडिशन हुआ है ये क्या करता है? दूसरे की अब काउंटिंग कैसे होगी? जैसे वो पहले ही कह चुके हैं कि पोस्टल बैलेट आखिरी के 2 के पहले किया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के मद्देनज़र राजीव जी, जनता में जागरूकता बहुत है इसको लेके। सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं यहाँ पे, वो भी काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और अभी ट्रेनिंग का सिलसिला, बहुत सारा समझाने का सिलसिला, ये सब चल रहा है। चुनाव बिहार का पिकअप करेगा छठ के बाद। अभी से बाजार सजना, प्रेम कुमार जी भी यहाँ है, मैं अभी रास्ते में देख रहा था कि बाजार सजना चालू हो गए हैं और अब जो पिकअप करेगा वो पिकअप करेगा छठ के बाद ही। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चुनावी रैलियाँ दोनों तरफ से गठबंधन के इस फेस्टिवल के दौरान होंगी। अभी कैंडिडेट अनाउंस होंगे, कैंडिडेट अपना जनसंपर्क करेंगे, कैंडिडेट प्रचार शुरू करेंगे। बड़ा जो बिहार के इलेक्शन में जिसको कहें कि
एक थोड़ा सा चुनाव की जो कलर दिखाई देगा, जो सरगर्मी दिखाई देगी, वो छठ के बाद दिखाई देगी, 26 तारीख के बाद जी। जहां तक मामला घुसपैठिए का है, देखिए ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव यहाँ नहीं चल रहा है। और बिहार के तमाम सारे शहरों में उस तरीके का घेटवाइजेशन भी नहीं जैसा कि दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया के दूसरे शहरों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मिक्स आबादी है और यहाँ पे उस तरीके से जो है वो असर नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे, मैं कई लोगों से मिला हूँ और वो सब लोग बराबरी से काम करें, तो यहाँ पे घुसपैठिए का मुद्दा तो इफेक्टिव नहीं होगा। जो मुद्दा इफेक्टिव होगा वो होगा रोजगार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, या फिर ये जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं इसमें। और एक जो बात शकील जी ने कही, जो मुझे कई लोगों ने बताया कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जिसको जनता इमीडिएटली झेलती है, वो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और उससे हर व्यक्ति दुखी है। कोई भी काम कराने जा रहा है उससे दुखी है। जैसे मैंने कहा दिए गए, अब वो दर में उनको पैसे देने पड़ रहे हैं कागज बनवाने के, और इफेक्टिवली उन 10,000 में से उनके 2,500 रुपये कट जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, इसीलिए कि उनको तमाम जगह उनको घूस देनी पड़ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो बिहार के अंदर दिखाई देगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो दिखाई देंगे आने वाले वक्त में, और बिहार पर अभी चर्चा बाकी है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महागठबंधन सीटों के बंटवारे का ऐलान कब करता है। उसके बाद तुरंत सीट शेयरिंग के बाद फिर कैंडिडेट्स का ऐलान होगा। लेकिन इससे पहले जब बाजी मारते हुए एनडीए और खासकर बीजेपी आगे निकली तो वहाँ बहुत कुछ चल रहा है ऐसा जिससे लगता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव और आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रशांत टंडन जी और प्रेम कुमार जी सीधे बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए, और इधर 3 साथी में से शकील जी और अमलिंदु जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए। आप सब से अब विदा लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, शकील जी, अनिल सिन्हा जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। आज कई सारे साथी पूछ रहे हैं कि ये इसमें क्या हो गया, यानी जो कमेंट बॉक्स है उसमें कुछ थोड़ा सा तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जो आपके हैंडल्स हैं जिसमें आपके